नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी आईएएस में स्वागत अभिनंदन। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं। जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उन लोगों को ये रेगुलर मिल रहे होंगे, और जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेक्चर ले सकते हैं। प्रबंधन कोई खतरा वाला विषय नहीं है। प्रबंधन अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को अगर पूरा कंप्लीट किया तो आप डेफिनेट मान के चलिए आप सारे प्रश्न लगभग करने में सक्षम होंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कराऊंगा थ्योरी कट लेक्चर से, और उसके बाद इसकी लॉन्ग आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसमें भी बिल्कुल बढ़िया गति से काम चल रहा है। और लास्ट में फिर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी आपको याद करवाऊंगा। ये जेल प्रेरी वन रक्षक उसके लिए कोर्स है, उसमें भी जैसे स्पेशल वीडियो के वीडियो लेक्चर रहेंगे, जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्राइस 299। एमपीपीएससी पटवारी 2023 परीक्षा के लिए बेस्ट कोर्स। इसमें पटवारी की नए पैटर्न के आधार पर जो ऑटो सब्जेक्ट हैं उनके ई नोट्स अवेलेबल है, जो मोबाइल में ही एक्सेस होंगे। टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट और एफएलटी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अपलोड होने लग जाएगी। टॉपिक टू टॉपिक लगभग 200 के आसपास टेस्ट अपलोड हो गए हैं। विशेष वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए जैसे सामान्य प्रबंधन से शुरू हो गए हैं, नेक्स्ट वीक से उसमें साइंस, कंप्यूटर और एमपी करंट भी आने लग जाएगा। रामबाण अंतिम समय में पटवारी क्रैक करने के लिए ये सबसे ज़्यादा सुपर पावर के रूप में काम करेगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चन, मैथ्स में वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होकर पीएबी पूछता रहा है, रीजनिंग में वैसे ही प्रश्न, इंग्लिश में भी लगभग वही चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको रामबाण में मिलेगी। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मात्र 251 रुपये का कोर्स है। ये संस्थान के लिए सहयोग भी है और अपने करियर के लिए एक बेहतरीन वस्तु को आधारित बनाना, अपना आधार बनाना, निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को ये पूरा करेगा। तो अब अपन पढ़ते प्रबंधन के प्रमुख चरण। चरण से मतलब ये हो गया कि जब किसी संगठन में प्रबंधन काम करता है या जब कोई संगठन प्रबंधन में काम करता है तो प्रबंधन जो है वो किन चरणों से गुजरता है, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो यहाँ प्रोसेस कंप्लीट होने को अपन समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि प्रबंधन, अब जो अगर कोई लेक्चर पहली बार भी देख रहा है तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रबंधन का मतलब ये हो गया संगठन में व्यवस्था बनाने वाला अंग, ठीक है। जो पूरा एक संगठन है, कोई विभाग है, उसमें जो व्यवस्थाएं कायम करने, जो भी व्यवस्था कायम करनी रहेगी, इस पूरे व्यवस्था वाले भाग को अपन किस रूप में लेते हैं, प्रबंधन के रूप में, ठीक है। इस संदर्भ में प्रबंधन किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाता है, किन चरणों में, तो प्रबंधन की प्रक्रिया में 4 बुनियादी चरण शामिल हैं। ऐसे विज्ञान सम्मत इसमें किसी ने 4 या 5 चरण दिए हैं, लेकिन अपन उन 4 चरणों को भी समझेंगे। उसमें पहला चरण है योजना, प्लान, संसाधनों का आयोजन, प्लानिंग और संयोजन, काम की प्रक्रिया, वर्क प्रोसेस एंड कंट्रोल, नियंत्रित करना, और विकास। ये 4 प्रमुख चरण माने गए हैं। कहीं कहीं अलग अलग प्रकार के भी आपको मिलेंगे, लेकिन इन सबसे अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले योजना। योजना मतलब क्या हो गया, प्रबंधन प्रक्रिया में योजना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। योजना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। मतलब आपके पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या क्या मानव संसाधन उपलब्ध है, क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्निकल रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को, प्रबंधन को अपन क्या कहते हैं, योजना। योजना को प्रबंधन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि भी माना गया है। वैसे तो हर चरण ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। योजना में समस्या समाधान शामिल है, जिसमें निर्णय लेने में निम्न कदम शामिल है। मतलब योजना का मतलब ये हो गया कि आपके सामने एक टारगेट, इस समस्या समाधान को आप, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान के रूप में, किसी विपणन व्यवसाय जो व्यवसाय है उसके संदर्भ में लाभ के सिद्धांत के रूप में, ठीक है। कोई ऐसी संस्था है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते तो वो विशेष उद्देश्य हो गया। तो उसमें निर्णय लेने में निम्न कदम शामिल होते हैं। पहले लक्ष्य का निर्धारण करना, मतलब कोई भी योजना बनेगी तो सबसे पहले उसमें टारगेट बनेगा, हमें पटवारी में सेलेक्ट होना है। उद्देश्य प्राप्ति में आवश्यक साधन, संसाधन, पूंजी और समय का निरूपण, मतलब हमें पटवारी बनने के लिए क्या क्या आवश्यक साधन होंगे। गुरुजी के नोट्स चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहिए, लास्ट वन लाइन रिवीजन चाहिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें नहीं आते तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से करें, तो उसके लिए हमने कोर्स बनाया है, 251 में आप परचेज कर सकते हैं। तो लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, पटवारी बनना है। उद्देश्य प्राप्ति में कौन कौन से साधन चाहिए, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान मतलब ये
कि जो हम योजना बनाए इसमें टेक्निकली फॉल्ट कहाँ आ सकता है कि साहब मैं मोबाइल पे पढ़ने में कंफर्ट नहीं हूँ, मुझे फिजिकल होता तो समझ में आता है। अब उसका समाधान नहीं है, आप गांव में रहते हैं, आप ग्रस्त हैं, आप गृहिणी हैं, ठीक है, आपका ऑफलाइन क्लासेस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास जो उपलब्ध साधन है उसका बेहतर उपयोग आपको करना सीखना होगा, ठीक है, या उसके विकल्प के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेस जाना पड़ेगा। तो इस तरह से समस्या की पहचान करना और उसके अनुसार निर्णय लेना, जानकारी प्राप्त करना मतलब क्या, खुद का फीडबैक लेना कि हमने जो एक टारगेट और रणनीति बनाई है, सारे साधन हमने पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं, सोर्सेस आपके पास आ गए हैं, तो हम उस पर जो योजना हमने बनाई उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और कार्रवाई के संभावित दस्तावेज तैयार करना, जैसे अपन लिखकर तैयार करते कि मैं इसका ये टॉपिक तैयार हो गया, ये टॉपिक तैयार हो गया, अब ये बाकी कल ये करूंगा, वैसे प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करना, ठीक है। योजना बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है जो जो विकल्प आपने तैयार करना है, जैसे अगर योजना में मान लो यहाँ डिस्टर्बेंस आया, मान लीजिए आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई, तो ये मैं कहाँ से देखूंगा, तो ऐसे विकल्प अपने तैयार करके रखना। योजना के भी मूल 4 चरण है, जो योजना है उसके भी मूल जो रूप से हैं 4 तरह से ये आगे बढ़ती है। सबसे पहले समस्या, लक्ष्य या उद्देश्य को पहचानना। दूसरा, विभिन्न विकल्पों के लिए खोज कि भाई और कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इस उद्देश्य को और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी कोई ऐसी एक वस्तु आ जाए, ठीक है, जिससे आपको लगे कि पटवारी की तैयारी में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से सही हो रहा है, तो भले ही वो 10,000 का कोर्स वो बच्चा ले लेगा, क्योंकि इस कोर्स में क्या है, या कोई अन्य कोर्स है, या ऑफलाइन क्लास आने वाले कोर्स में क्या है, आपको निश्चित रूप से पता है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बेहतरीन विकल्प निकाले जा सकते हैं। जैसे मेरे लिए क्या है, रामबाण कोर्स तैयार करना। तो रामबाण का मतलब क्या हो गया कि जब बच्चा एक बार बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ ले, आधारभूत अध्ययन उसका बढ़िया है, तो मेरे रामबाण आखिरी में वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। अब उससे ये होगा कि एग्जाम में अगर उसको 20 से 25%, 10% क्वेश्चन उससे सीधे अगर मिल जाते हैं तो उसका चयन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे विकल्पों के बीच चयन करना कि कौन सा श्रेष्ठ विकल्प होगा। 50 तरह के कोर्स उपलब्ध है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कोर्स गुरुजी का है, उसको चयन करना है और अपना सिलेक्शन तय करना है। योजना को अंजाम देने के लिए अभिनय करना। अभिनय का मतलब एक्टिंग। अब ये एक्टिंग अमिताभ बच्चन वाली नहीं, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती वाली नहीं। ये एक्टिंग कौन सी है आप लोगों के लिए, जो योजना में आपने कार्यक्रम बनाया है, जो काम बनाया, उस पर एक्ट करना। गणित पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, प्रैक्टिस लगाना, टेस्ट लगाना, इस तरह से। परिणाम को स्वीकार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो योजना बनाई है उसके अनुसार आपके उद्देश्य जो है उसके अनुसार योजना आपने बनाई है, साधनों का चयन किया है, अब उसके बाद जो परिणाम है उसको स्वीकार करना। प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है। अब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो प्रबंधन प्रक्रिया उसके चरण कौन कौन से होते हैं। अब चरण में ये क्रमबद्धता, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीयूबी में, वैसे लिया है मैंने ये क्वेश्चन कि क्या एक सीक्वेंस होती है, सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो ठीक है, सहयोग सबसे पहले नहीं आएगा। योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन, तो योजना के साथ ही नियंत्रण नहीं आता, नियंत्रण बाद की प्रक्रिया है। योजना सबसे पहले प्लान या उद्देश्य क्या है, आयोजन प्लानिंग, ठीक है, फिर नियंत्रण कंट्रोल और फिर मूल्यांकन। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है। देख लेते हैं आगे। योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, मतलब ये एक सीक्वेंस होगी कि सबसे पहले प्लान होगा, प्लानिंग होगी, कंट्रोल आएगा और इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। अब आयोजन क्या होता है इसको भी आप लोग थोड़ा ब्रीफली समझ लिए। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। क्या बात बताई, वर्तमान परिस्थितियों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के आने वाले समय में आपको ऐसा एक रूपरेखा बनानी है, ठीक है, जिसके आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में आपको चिंतन करना है कि किस तरह से होगा, और ये सभी काम जो है नियोजन कहलाएगा। अब नियोजन का श्रेष्ठ उदाहरण जो क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं, कि भारत में आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया गया, प्लानिंग को अपनाया गया, और इसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, जिसमें अगले 5 साल में सरकार क्या कमा लेगी, किन किन क्षेत्रों में कितने रुपए के काम होंगे, इस तरह से। ये हो गया आपका आयोजन। नियोजन के उद्देश्य संपादित करें, ठीक है, जानकारी प्रदान करना, मतलब नियोजन के जो उद्देश्य है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जानकारी प्रदान करना। नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य
संस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्ति के उपक्रम के लक्ष्य, मतलब जानकारी प्रदान करना कि भाई आपके सिस्टम में ये चीजें हैं। विशिष्ट दिशा प्रदान करना, जिस उद्देश्य की दिशा आपने उनको दी है उस दिशा को आप प्रदान करें। कुशलता में वृद्धि करना, मतलब उनकी जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के बारे में बार बार काम करना। प्रबंधन में मितव्ययिता, मतलब साधन जो है उनका, मितव्ययिता का मतलब क्या है कि इस तरह से उपयोग करना कि न्यूनतम खर्च हो, न्यूनतम लागत हो, अधिकतम लाभ हो, मतलब कम समय निवेश हो और आप अधिक सीखें। स्वस्थ मोर्चाबंदी, स्वस्थ मोर्चाबंदी ये समझने लायक है। नियोजन का उद्देश्य स्वस्थ मोर्चाबंदी को विकसित करना भी है। पूर्वानुमान सर्वोत्तम विकल्प के चयन द्वारा सही मोर्चाबंदी या व्यू रचना तैयार की जा सकती है। मतलब आप अपने, जैसे क्या हुआ, बाहुबली ने युद्ध लड़ा, ठीक है, बल्लाल देव ने बाहुबली ने मिलके सामने जो निम्डा, उसके सामने बैटल हो रहा था, तो उन लोगों ने क्या बोला, कटप्पा ने बोला कि साहब मैं एक पहर तक क्या है कि उन लोगों को रोक लूंगा 5000 सैनिकों के बलबूते पे। तो इतने में दोनों भाई बोलते कि इतना पैर काफी है, बल्लाल देव तो कहता आधा पैर ही काफी है। मतलब मोर्चाबंदी, व्यू रचना, जबकि उनकी सेना 25,000 थी, सामने वाले निम्डा की जो सेना है वो 1 लाख थी। भावी कार्यों में निश्चितता, मतलब जो काम आगे आप करने वाले हैं उसमें निश्चितता के तत्व का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। जोखिम में उन संभावनाओं को परखना, मतलब आप जो जिस योजना को लागू करना चाह रहे, जो योजना आपने बनाई है उसमें कितना रिस्क है और उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर उसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके सक्सेस होने की, तो उस योजना को ही अपनाना है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, मतलब नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी रहता है कि जो आपने टारगेट किया उस टारगेट को आप प्राप्त करें। साम्य एवं समन्वय की स्थापना, मतलब आपको क्या करना है, नियोजन द्वारा उपक्रम की विभिन्न गतिविधियों में साम्य एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। जितनी अलग अलग यूनिट्स काम करती है उन सब यूनिट्स में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाना। जैसे भाई 8 सब्जेक्ट पटवारी में दे दिए हैं, तो अब उसको कैसे पढ़ना है ताकि उनसे अपना माथा भी हेडेक नहीं आए और अच्छे से कर भी पाए। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ वाला प्रतिभागी भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन क्लासेस में बैठा है, आपने आज से तैयारी शुरू करी है, वो 3-4 साल से पटवारी में ही लगा हुआ है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका भी आकलन आपको दिमाग में रखना कि आपको उससे भी आगे निकलना है। और ये संभव है, अगर सही योजना के तहत सही तरीके से सही संसाधनों के साथ तैयारी की जाए तो ये संभव है। 2 से 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है। अनिश्चितताओं में कमी, मतलब जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका परिणाम क्या होगा उसकी अनिश्चितता कम हो जाती है, क्योंकि आपको योजना के बारे में पता है, आपको पता कि इतने इतने समय में आप ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो इससे अनिश्चितता जो है वो कम हो जाती है, निश्चितता बढ़ जाती है। नियंत्रण में सुगमता, अगर आपके पास पहले से योजना है तो किस यूनिट को, किस व्यक्ति को, किस विभाग को कैसे कंट्रोल करना है ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। समन्वय में सहायता, कोऑर्डिनेशन, जब आपने योजना के अनुसार विभागों का विभाजन किया है, कार्यों का विभाजन किया है, तो उस स्थिति में उनमें समन्वय बनाना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। पूर्णता का ज्ञान, इससे नियोजन बनाने से आपके जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति में जो संभावनाएं हैं उस पूर्णता का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंधन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो पीईबी के एग्जाम 2017-18 में रही है उनमें, कि अपवाद द्वारा प्रबंधन से अभिप्राय क्या है। अपवाद द्वारा प्रबंधन से अर्थ यह है कि प्रबंधन को प्रत्येक क्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि सब काम ठीक ठाक चल रहा हो तो प्रबंधन को निश्चित रहना चाहिए और केवल उसी समय बीच में आना चाहिए जब कार्य नियोजन के अनुसार न चल रहा हो। मतलब अपवाद द्वारा प्रबंधन क्या हो गया कि भाई चारों तरफ विभाग बांट दिए गए हैं। जैसे कोई संगठन है, जैसे हम ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते, GLC IAS बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। अब मान लो मैं मैनेजमेंट हेड हूँ, ठीक है, तो मैं बार बार जाके IT वालों को छेड़ूं बार बार, जबकि उनको एक बार काम प्रदान कर दिया गया है, तो इसे कहते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधन। जब आपको आवश्यकता है तब आप उनसे बात करें, वेरी गुड, लेकिन इसके अलावा करते तो ये अपवाद द्वारा प्रबंधन हो जाएगा। नियोजन के प्रकार, अब जो नियोजन है वो कितने प्रकार का रहता है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए, अपने काम वाला भी आगे आएगा। जैसे समय के आधार पर नियोजन क्या होता है, अल्पकालीन नियोजन 2-5 दिन के लिए, मध्यकालीन नियोजन 3-4-6 महीने के लिए, दीर्घकालीन नियोजन जैसे पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल, 10 साल, 15 साल, रोलिंग प्लान, इनको आप पढ़ना,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर पढ़ लेना, ये मतलब मध्यकालीन जो है 1 वर्ष से कम है वो अल्पकालीन, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में आता है वो मध्यकालीन नियोजन, यहाँ से दीर्घकालीन नियोजन, 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए जो तैयार किया जाता है वो दीर्घकालीन नियोजन। प्रकृति के आधार पर नियोजन को 2 भागों में, प्रकृति के आधार पर स्थायी नियोजन, अस्थायी नियोजन। एक टेम्परेरी, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है तो उस बाढ़ से निपटने के लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, वो टेम्परेरी प्लानिंग हो गई आपकी। स्थायी नियोजन, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही है, बड़े बड़े बांध बनाने हैं, सड़कों का लंबा निर्माण करना है, जाल फैलाना है भारत में अच्छे से कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। स्तर के आधार पर नियोजन, स्तर पे भी क्या होता है, ये 3 भाग का, ये तो अपन पहले देख भी चुके हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन, उसमें उच्च स्तरीय नियोजन, मध्यम स्तरीय नियोजन, निम्न स्तरीय नियोजन। उच्च स्तरीय, उच्च स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधकों द्वारा सेम का सेम है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। महत्व के आधार पर नियोजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ये अपने बहुत काम का है। समष्टि नियोजन, व्यू रचनात्मक नियोजन और परिचालन नियोजन। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये समझ में आएगा तो निश्चित रूप से एग्जाम में अपने सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो, ये टॉपिक ऐसा है जो जीके जैसा नहीं है कि पढ़ लिया और याद हो गया, समझ में आएगा तो ही अपन आंसर टिक कर पाएंगे। और समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि अच्छा लग रहा है। समष्टि नियोजन, भारत के आर्थिक परिदृश्य में 1990 के पश्चात आए परिवर्तन जैसे उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा पारदर्शिता ने समष्टि नियोजन को महत्वपूर्ण बना दिया है। उपक्रम के सफल संचालन के लिए इसकी विद्यमानता आवश्यकता समझी जाने लगी है। सामान्य अर्थों में समष्टि नियोजन एक व्यापक योजना है जो संस्था को पूर्णता में विचार करती है। इसे नियोजन का समय दृष्टिकोण कहा जाता है। मतलब समष्टि नियोजन का तात्पर्य यह हो गया है कि एक वृहत स्तरीय योजना बनाकर समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यह समष्टि नियोजन। समष्टि नियोजन। व्यू रचनात्मक नियोजन, व्यू रचनात्मक नियोजन न तो चालों का पिटारा है न ही तकनीकों का समूह, बल्कि ये एक विश्लेषणात्मक विचार एवं कार्य के लिए साधनों की प्रतिबद्धता है। ये उपक्रम की साहसिक क्षमताओं में सुधार लाने की विधि है। मतलब व्यू रचनात्मक नियोजन क्या हो गया, जब आप अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और उस पूरे लक्ष्य में कोई ऐसी अवांछित बाधा आ जाती है, उस बाधा से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा। आप ऐसा समझिए, जैसे विभाग के द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी ओलंपिक खेल मध्य प्रदेश में किए जाएंगे, ठीक है। और इन ओलंपिक खेलों के लिए जो क्या है कि भाई मोरोद, माचला, तेजाजी नगर वाला जो एरिया है इंदौर का, इसको चयनित किया गया है और इस एरिया पे बड़े जो ग्राउंड बनाए जाए, लोगों के लिए होटलें बनाए जाए, सब कुछ काम शुरू हो गया, सब योजना बना दी है, सारे विभाग काम करने लग गए हैं। लेकिन अचानक से 1-2 महीने काम चलने के बाद गांव वाले विरोध में खड़े हो जाते हैं कि हम हमारी जमीन नहीं देंगे, ठीक है। इस स्थिति में आपको किस प्रकार का नियोजन करना होगा, व्यू रचनात्मक नियोजन। फिर परिचालन नियोजन, मतलब अपने काम को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने के लिए जो नियोजन किया जाता है, बार बार जो उसमें अपडेशन किया जाता है दैनिक गतिविधियों में, वो आपका कहलाएगा परिचालन नियोजन। नियोजन के सिद्धांत, समय का सिद्धांत, लोचशीलता का, समय का सिद्धांत मतलब क्या हो गया कि टाइम बाउंडेशन में चीजें पूरी होनी चाहिए। लोचशीलता का सिद्धांत, अगर नियोजन ऐसा होना चाहिए कि बीच में जाके कोई चेंज भी करना है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उस चेंज को आप कर सके, ऐसा नहीं कि आपने रूट बना दिया उसको, आप चेंज कर सकते हैं समस्या के अनुसार। कार्यकुशलता का सिद्धांत, मतलब वर्क इफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है प्लानिंग में। अगर वर्क इफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से नियोजन असफल होगा। परिवर्तन का सिद्धांत, प्रबंधक को नाविक की भांति सदैव अपने कार्यों की जांच करते रहना चाहिए कि आगे कौन सा तूफान, टाइटैनिक वाले को सामने दिखा ही नहीं, अब उनके पास वो थी तो सही दूरबीन, लेकिन उसकी चाबी घूम गई और सामने से ग्लेशियर आ गया, पूरा टाइटैनिक डूब गया। तो भाई एक नाविक की भांति प्रबंधक को होना चाहिए परिवर्तन का सिद्धांत कि नहीं, आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो इतना रूड हो कि इसी रास्ते पे जाओगे, कि अभी हम अमुक अमुक चीज़ों को फॉलो कर रहे थे तो अब गुरुजी से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी विद्वान है सबसे पढ़ना है। हमारा उद्देश्य अंतिम रूप से ये होना चाहिए कि पटवारी परीक्षा में सफल होना। तो जहाँ से जो अच्छा और सच्चा मिले वो लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लेने में इतने ना भटक जाए कि अपन दिमाग में कुछ ना रख पाए। व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत नियोजन की सर्वव्यापकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब नियोजन जो है वो प्रत्येक स्तर पर अपनाना चाहिए, उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर, कर्मचारियों के साथ। मोर्चाबंदी का सिद्धांत, नियोजन प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ होना चाहिए। मोर्चाबंदी का सिद्धांत मतलब क्या हो गया कि आप अपने लक्ष्य को लेकर उतरे हैं तो सबसे कम संसाधन में, सबसे कम लागत में, सबसे प्रभावपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना।
ताकि संगठन या विभाग का अधिकतम लाभ हो। इसके लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस मूल्यांकन किस प्रकार का है। ठीक है, ये मोर्चाबंदी का नियोजन, सीमित घटक का सिद्धांत, ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नियोजन करते समय विभिन्न विकल्पों को मूल्यांकन करते समय उन सीमित घटकों को पहचान लेना चाहिए जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हो। मतलब सीमित घटक का सिद्धांत कि जब आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें जो भी घटक आएंगे तो उन घटकों का आप मूल्यांकन कर ले, जो विकल्प हैं उनका आप मूल्यांकन कर ले कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है। प्राथमिकता का सिद्धांत कि नियोजन प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है, अतः अन्य प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए पूर्व नियोजन करना चाहिए। मतलब आप कोई भी टारगेट पूरा करो लेकिन सबसे पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए। तथ्यों का सिद्धांत मतलब डेटाबेस में आपको मजबूत रहना चाहिए। नीति संरचना का सिद्धांत मतलब आपकी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रण की आधुनिक सीपीएम जो तकनीक है उसका पूर्ण रूप बताइए। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक सीपीएम का पूर्ण रूप बताइए। क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पार्ट मेथड, क्रूशियल पाथ मेथड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीपीएम का क्या होगा? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड परियोजना अनुसूची के मुद्दों, प्रक्रिया, बाधाओं से बचने के इरादे से क्रिटिकल पाथ मेथड प्रक्रिया नियोजन के लिए एक चरण दर चरण परियोजना प्रबंधन उपकरण है। मतलब जब नियोजन किया जाता है, आयोजना की जाती है, तो उस स्थिति में प्रत्येक चरण पर मतलब ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उससे अपन ने किस रूप से व्याख्या की है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, जटिल रूप से बातचीत करने वाले कई संचालन वाली परियोजनाएं सीपीएम के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, आवश्यक कार्यों को परिभाषित करें और उन्हें तार्किक क्रमबद्ध में सूचीबद्ध करें। सीपीएम में क्या किया जाता है? कार्यों के बीच महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण संबंध मार्ग को खोजें, क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वह समय या दिनांक स्थापित करें जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है। ये हो गया आपका सीपीएम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो संस्थान को सपोर्ट करें। 251 रुपये मात्र है। कुछ दिनों के लिए ये प्राइस और रखी है, आगे ये जरूर इंक्रीज होगी, डेफिनेट है। धन्यवाद।